नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और उसमें से लगभग चीज़ें मैंने एक वीडियो के माध्यम से करवा दी है और आज उसके आगे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं या क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये दोनों वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप पेट का एग्जाम दें, चाहे टेट का, सुपर टेट का, एसएससी जीडी का, यूपीपी, यूपीएसआई, है ना, तो पीसीएस, लोअर पीसीएस, कोई भी एग्जाम दे, सभी एग्जाम में आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता है कि साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से बनते हैं, सेकंड नंबर पर फिजिक्स और थर्ड नंबर पे आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से जो 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही चुनिंदा होते हैं और आप देखेंगे सारे एग्जाम में घुमा फिरा करके उन्हीं के आसपास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान ये आपको रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो श्योर रहिए कि आप एग्जाम में सही करके आएंगे और आपका जो कंफ्यूजन होता है वो भी दूर हो जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि ये आयोडीन 131 का प्रयोग किसमें करते हैं, तो याद रखिएगा आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में किसके लिए करते हैं? थायराइड ग्रंथि का विकार मतलब कोई अगर प्रॉब्लम हो गई है थायराइड ग्लैंड्स में, जो गले में होती है थायराइड ग्लैंड्स, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड से याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड्स क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड से कहां होती है? गले में होती है। अगर थायराइड ग्लैंड्स में कुछ प्रॉब्लम है या विकार है तो उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आप क्या बताएंगे? आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। साथ में याद रखिएगा कि ब्रेन ट्यूमर का भी इसके माध्यम से पता लगाते हैं। आयोडीन 131 के माध्यम से हम ब्रेन ट्यूमर का भी पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? तो क्या बताएंगे? ब्रेन ट्यूमर का भी पता लगाते हैं। दोनों क्लियर रहेगा कि आयोडीन 131 के माध्यम से थायराइड ग्लैंड्स में जो विकार या प्रॉब्लम होता है उसका पता लगाते हैं और साथ में ब्रेन में जो ट्यूमर होता है उसका भी पता किससे लगाते हैं? तो क्या बताएंगे? आयोडीन 131 के द्वारा लगाते हैं। अगला देख लीजिएगा है सोडियम 24। सोडियम 24 ध्यान रखिएगा, सोडियम 24 जो होता है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण, है ना। सोडियम 24 किस लिए है? रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन और साथ में क्या याद रखिएगा? ब्लड क्लॉटिंग। साथ में क्या याद रखिएगा? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, है ना। रुधिर परिसंचरण और रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का। दोनों याद रहेगा। आयोडीन 131 का प्रयोग किस लिए करते हैं? थायराइड ग्लैंड्स में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाने के लिए, और ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 का, है ना। साथ में सोडियम 24 का प्रयोग किस लिए करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन और साथ में ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग याद रखिएगा और ब्लड सर्कुलेशन। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है फास्फोरस 32। याद रखिएगा फास्फोरस 32, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे रुधिर में, रुधिर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड। ब्लड में कोई अगर प्रॉब्लम है जैसे ल्यूकेमिया वगैरह का पता लगाने के लिए ही किसका प्रयोग करते हैं? फास्फोरस 32। जैसे यहां पर याद रखिएगा ल्यूकेमिया, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया क्या होता है? तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। तो कभी अगर आपसे ये पूछ ले
कि ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फास्फोरस 32 का। या ल्यूकीमिया का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या बताएंगे, फास्फोरस 32 का। या पूछ ले कि ब्लड में कोई खराबी है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या बता देंगे, फास्फोरस 32 का। ऐसे ही आप देखेंगे अगला क्या लिखा हुआ है, अगला देख लीजिए कोबाल्ट। अगला लिखा हुआ है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आपको पहले से ही पता होना चाहिए, कैंसर के इलाज के लिए है। किसके लिए है, कैंसर के इलाज के लिए। किससे संबंधित है, कैंसर के इलाज से संबंधित है। कोबाल्ट 60 किससे संबंधित है, तो आप क्या बता देंगे, कैंसर के इलाज से संबंधित। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा है Fe59, है ना, Fe59, फेरस 59, है ना। यह ध्यान रखिएगा, अरक्तता, 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 अरक्तता का मतलब आप जानते हैं जैसे एनीमिया, है ना। एनीमिया का पता लगाने के लिए फेरस 59 का प्रयोग करते हैं। एनीमिया, बस इतना याद रखिएगा। आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड और ब्रेन ट्यूमर से है। सोडियम 24 ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग से है। चाहे जो लैंग्वेज लिखें, आपसे मतलब नहीं। आपने देखा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, वही ऑप्शन लगा दीजिए, सही हो जाएगा, क्लियर है। अगला है फास्फोरस 32, ये किससे है, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर या रुधिर में खराबी। अगला है कोबाल्ट 60, कैंसर से रिलेटेड। अगला है Fe59, रक्तता यानी एनीमिया से। अब देख रहे कार्बन 14 है। अगला क्या है, कार्बन 14, इसमें क्या होता है, जीवों के अवशेषों, जीवों के अवशेषों, मतलब यह कह सकते हैं जीवों के अवशेषों, या कह सकते हैं फॉजिल, है ना, का काल निर्धारण के लिए या उनकी आयु पता करने के लिए। यह तो मैंने कल भी क्वेश्चन आपको बताया था कि जीवों के अवशेषों का पता लगाने के लिए, उनकी एज का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या एज होगी, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से कोई वस्तु मिली, कोई वस्तु मिली, अब पता लगाना है कि वो वस्तु कितने वर्ष पुरानी है, तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, कार्बन 14 का। अगला आप ध्यान दीजिएगा क्या है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238। इसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए इसमें दो चीज याद रखिएगा, पृथ्वी और याद रखिएगा पुरानी चट्टानों, पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 238। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कार्बन 14 और यूरेनियम 238 में क्या अंतर है, कार्बन 14 में किसी भी वस्तु या फॉसिल या कह सकते हैं जीवों के अवशेषों का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का। अगर पृथ्वी की आयु या पुरानी चट्टान की आयु ज्ञात करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 238 का। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड्स और ब्रेन ट्यूमर से है, सोडियम 24 ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग से, फास्फोरस 32 रुधिर यानी ल्यूकेमिया से, कोबाल्ट 60 कैंसर से, Fe59 ये एनीमिया से या अरक्तता से। अगला है कार्बन 14 जीवों के अवशेषों का पता लगाने के लिए या उनकी आयु का पता लगाने के लिए। अगला है यूरेनियम 238 पृथ्वी की आयु या पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए। क्लियर रहेगा ना, इतना याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कुछ और चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे पीएच पूछा जाता है। पीएच, पीएच, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या लिखा मिलता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, पीएच पैमाने की खोज किसने किया था, तो आप क्या बता देंगे, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाने की खोज किसने किया, सोरेनसन ने। पीएच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर पीएच 7 है तो ये क्या होता है, उदासीन, सॉरी,
पीएच अगर 7 है तो क्या होता है? उदासीन। अगर पीएच 7 से कम है, पीएच 7 से कम है तो क्या हो जाता है? अम्लीय। 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। और अगर पीएच 7 से अधिक है, अगर पीएच 7 से अधिक है तो क्या हो जाता है? क्षारीय। तो क्या हो जाता है? क्षारीय। क्लियर है ना? पीएच 7 तो उदासीन, पीएच 7 से कम तो अम्लीय एसिडिक नेचर, पीएच 7 से अधिक तो क्षारीय होता है। और पीएच पैमाने की खोज किसने किया? सोरेनसन ने। अब कुछ पीएच वैल्यू हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, एक एक करके आप लोग नोट करते चलिए। जैसे शराब, जैसे शराब, और शराब का जो पीएच होता है वो होता है 2.8 से 3.8, 2.8 से 3.8। शराब का पीएच कितना होता है? 2.8 से 3.8। अगला लिख लीजिएगा आप लोग, अगला लिखिएगा दूध, दूध, अगला लिखिएगा दूध। और दूध क्या होता है? अम्लीय होता है। याद रखिएगा, दूध अम्लीय होता है, दूध अम्लीय होता है। और इसका पीएच होता है 6.5 से 6.7, 6.5 से 6.7, है ना। शराब का पीएच 2.8 से 3.8 और दूध का पीएच 6.5 से 6.7 और दूध क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगला लिख लीजिएगा समुद्री जल, अगला है समुद्री जल। अगला क्या हो जाएगा? समुद्री जल। और समुद्री जल का जो पीएच होता है वो 7.5 से 8.4, 7.5 से 8.4। मतलब कैसा होता है? खारी होता है या क्षारीय होता है। खारा होता है ना, तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला लिख लीजिएगा आप लोग यूरिन, है ना, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे? मूत्र, यूरिन। यूरिन का पीएच कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे? 4.5 से लेकर के 8 तक, 4.5 से लेकर के 8 तक किसका पीएच होता है? यूरिन का। अगला है सिरका का, अगला है सिरका। अगला क्या हो जाएगा? सिरका। और सिरका का जो पीएच होता है वो होता है 2.5 से 3.4, 2.5 से 3.4। अगला लिख लीजिएगा लार, लार का पीएच होता है 6, लार का जो पीएच होता है वो 6.5 से 7.5। लार का पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5। फिर है रक्त का पीएच, आपको पता है कितना होता है? 7.4। एक और लिख लीजिएगा नींबू रस का, नींबू रस, नींबू रस। नींबू रस का पीएच जो होता है वो 2.2 से 2.4, 2.2 से 2.4। और ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। और शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7, मतलब उदासीन। ये था पीएच के बारे में। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाने की खोज किसने किया? सोरेनसन ने। यदि पीएच 7 है तो क्या होगा? उदासीन। 7 से अगर अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय। 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। शराब का पीएच कितना है? 2.8 से 3.8। दूध का पीएच कितना है? 6.5 से 6.7। मतलब दूध क्या होता? अम्लीय। इसको जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि दूध अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, क्योंकि अम्लीय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि उसमें थोड़ा बहुत खट्टापन आएगा, लेकिन दूध में तो खट्टापन नहीं होता। समुद्री जल का कितना होता है? 7.5 से 8.4, क्योंकि समुद्री जल क्या होता है? खारा होता है। मूत्र यूरिन का पीएच कितना होता है? 4.5 से 8 तक। यानी मूत्र में देख लीजिए कभी अम्लीय और कभी क्या हो सकता है? क्षारीय। सिरका का पीएच क्या होगा? 2.5 से 3.4, मतलब ज्यादा अम्लीय क्या होगा? सिरका। लार का क्या हो जाएगा? 6.5 से 7.4। आप ध्यान रखिएगा, लार हमेशा कैसा माना जाता है? क्षारीय ही माना जाता है। रेयर कंडीशन में क्या मान लिया जाता है? अम्लीय। नींबू रस का पीएच क्या होगा? 2.2 से 2.4 होगा। नींबू रस भी क्या है?
अम्लीय है। ब्लड का पीएच क्या होता है 7.4, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ब्लड भी क्या होता है हल्का सा क्षारीय होता है। और शुद्ध जल का पीएच कितना होता है 7। ये चीजें क्लियर हुई ना। अब अगला देख लीजिएगा। कुछ यौगिक हैं और उनके उपयोग, एक तरफ लिख लीजिएगा यौगिक, है ना, और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा उपयोग, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ यौगिक और उनके उपयोग। पहला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग किसमें करते हैं तो क्या बताएंगे, मरहम एवं जहर बनाने में। किसमें करते हैं, मरहम और जहर बनाने में। मरहम एवं जहर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का HgO। दूसरा है मर्क्यूरिक क्लोराइड, दूसरा क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसका फार्मूला हो जाएगा HgCl2, HgCl2। दूसरा क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। याद रखिएगा इसका प्रयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। मर्क्यूरिक क्लोराइड का प्रयोग किसमें करते हैं, कीटनाशक के रूप में। अगला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अगला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg, और इसका प्रयोग करते हैं धातु मिश्रण में। इसका प्रयोग किसमें करते हैं तो क्या बता देंगे, धातु मिश्रण में। इसका प्रयोग धातु मिश्रण में करते हैं। मैग्नीशियम का प्रयोग धातु मिश्रण में करते हैं। अगला लिख लीजिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अगला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका प्रयोग करते हैं औषधि के रूप में। किस रूप में करते हैं, औषधि के रूप में, है ना। ध्यान दीजिएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड HgO का प्रयोग मरहम और जहर बनाने में, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 का प्रयोग कीटनाशक के रूप में, मैग्नीशियम Mg का प्रयोग धातु मिश्रण में, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का प्रयोग औषधि में किया जाता है। अगला एक और लिख लीजिएगा, अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। और इसका प्रयोग करते हैं चीनी उद्योग में। इसका प्रयोग किसमें करते हैं,
चीनी उद्योग में। अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसका प्रयोग करते हैं दंत मंजन और दवा बनाने में। इसका प्रयोग करते हैं दंत मंजन और दवाएं बनाने में। MgCO3 का प्रयोग दंत मंजन और दवाएं बनाने में। अगला है कैल्शियम। अगला है कैल्शियम। अगला है कैल्शियम, और कैल्शियम का प्रयोग करते हैं पेट्रोलियम से सल्फर को हटाने में। Ca, इसका प्रयोग पेट्रोलियम से सल्फर को हटाने में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम का। अगला है कॉपर। और कॉपर का प्रयोग किसमें करते हैं? बिजली का तार बनाने में। बिजली का तार बनाने में कॉपर का क्या होता है? Cu। कॉपर का प्रयोग किसमें करते हैं? बिजली का तार बनाने में। अगला है क्यूप्रस ऑक्साइड। अगला है क्यूप्रस ऑक्साइड। अगला क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका प्रयोग करते हैं लाल कांच के निर्माण में। लाल कांच के निर्माण में। अगला है मैग्नीशियम। अगला है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं वायुयान बनाने में। मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं वायुयान बनाने में। मैग्नीशियम का प्रयोग किसमें करते हैं? वायुयान बनाने में। इतने पढ़ लीजिएगा, है ना। इससे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कॉपर याद ही रहेगा हमेशा, कॉपर याद रहेगा। कॉपर का प्रयोग बिजली का तार बनाने में। कॉपर का प्रयोग किसमें करेंगे? तो क्या बताएंगे? बिजली का तार बनाने में। कॉपर का प्रयोग बिजली का तार बनाने में। अगला है क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसका प्रयोग लाल कांच के निर्माण में। अगला है मैग्नीशियम, इसका प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट भी इसको लगा लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्या बताएंगे? मैग्नीशियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्या बताएंगे? वायुयान के निर्माण में। किसमें किया जाता है? वायुयान के निर्माण में। अगला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका प्रयोग मरहम और जहर बनाने में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग मरहम और जहर बनाने में। फिर क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका प्रयोग कीटनाशक में। क्लोराइड कीटनाशक, है ना। क्लोराइड कीटनाशक पूछा जाए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, है ना,
मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका प्रयोग मरहम बनाने में, जहर बनाने में। मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्लोराइड कीटनाशक है ना, का मिलता जुलता कुछ है, कीटनाशक। अगला है मैग्नीशियम, इसका प्रयोग धातु मिश्रण में। फिर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग औषधि के निर्माण में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग चीनी उद्योग में। फिर क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, दंत मंजन और दवा बनाने में। अगला क्या है, कैल्शियम, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में। क्लियर रहेगा ना। एक कांच के प्रकार एवं उपयोग है ना, जैसे एक तरफ लिख लीजिएगा कांच और दूसरी तरफ उपयोग, है ना। कितने प्रकार का कांच होता है और उसका क्या क्या उपयोग होता है, तो लिखते चलिएगा एक एक करके। कांच और उपयोग, पहला होता है क्रुक्स कांच, है ना। क्या है, क्रुक्स कांच, क्रुक्स। अगर क्रुक्स कांच है ना, तो उससे क्या बनेंगे, धूप के चश्मे के लेंस। इससे क्या बनेगा, धूप के चश्मे के लेंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो धूप के चश्मे में लेंस लगा होता है उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बता देंगे, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है पायरेक्स कांच। अगला क्या है, पायरेक्स कांच। अगला क्या है, पायरेक्स कांच। और इस कांच से क्या बनाया जाता है, प्रयोगशाला के उपकरण। क्या बनाया जाता है, प्रयोगशाला के उपकरण। प्रयोगशाला के उपकरण किससे बनाए जाते हैं, पायरेक्स कांच से। पायरेक्स कांच से क्या बनाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे, प्रयोगशाला के उपकरण। अगला है क्राउन कांच। अगला क्या है, क्राउन कांच। अगला क्या है, क्राउन कांच। और इससे भी क्या बनाए जाते हैं, चश्मे के लेंस। इससे भी क्या बनाया जाता है, चश्मों के लेंस, है ना। दोनों में अंतर बनाए रखिएगा। यहां पर क्या है, क्रुक्स कांच से धूप के चश्मे के लेंस, और यहां है क्राउन कांच से चश्मों के लेंस। अगला है पोटास कांच। पोटास कांच। अगला क्या है, पोटास कांच, है ना। पोटास कांच से क्या बनाया जाता है, ऐसे कांच के बर्तन जिनको हम अधिक टेम्परेचर पर रखते हैं, है ना। तो एक लाइन इसके आगे लिख लीजिएगा, अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के उपकरण। अधिक ताप पर अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के उपकरण। अगला है फ्लिंट कांच। अगला है फ्लिंट कांच।
अगला है फ्लिंट कांच। अगला है फ्लिंट कांच, और फ्लिंट कांच से क्या बनाया जाता है? कैमरा और बल्ब। कैमरा और बल्ब पूछा जाएगा, बल्ब में और कैमरा में कौन सा कांच होता है, तो आप क्या बताएंगे? फ्लिंट कांच। अगला है सोडा कांच। अगला है सोडा कांच। और सोडा कांच से क्या बनाया जाता है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट और प्रयोगशाला के उपकरण।